नमस्कार साथियों, मैं कुमार धनराज आपके अपने YouTube चैनल में साहित्य संसार एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। कोई परिस्थितियों के कारण हम वीडियो नहीं बराबर दे पाए आप लोगों को, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और हम पीछे जान चुके हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा कैसे आया, कालक्रम क्या है, सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। और जब वर्ण विचार आता है तो हमको समझना चाहिए क्या कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं, है ना। वर्ण विचार मतलब किसकी बातें करने जा रहे हैं। तो वर्ण विचार का संबंध किससे है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वर्ण विचार का संबंध किससे है? वर्ण से। यानी कि हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वर्ण के बारे में। और एक चीज आप जान लीजिए, क्या कि व्याकरण हो, क्या हो, व्याकरण हो या भाषा हो, उसके दोनों के तीन अंग हैं। कौन कौन से हैं? व्याकरण हो या भाषा हो, दोनों के तीन अंग हैं। कौन कौन से साथियों? देखिए, पहला है आपका, आप सभी जानते हैं, भाषा या व्याकरण। ठीक है, इसके कितने अंग हैं? तीन अंग हैं। पहला कौन सा है आपका? वर्ण। दूसरा कौन सा है? शब्द। और तीसरा कौन सा है साथियों? वाक्य। क्या है? तो देखिए, चाहे आपके भाषा के अंग पूछे, चाहे आपके व्याकरण के अंग पूछे, दोनों में से किसी का भी पूछता है तो तीन ही अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक, तो देखिए, वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। क्या होता है साथियों कि शब्द से, वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं साथियों? भाषा या व्याकरण के कितने अंग हैं? तीन अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। ठीक है, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं किसकी? वर्ण की। अब वर्ण क्या है? क्या है? वर्ण क्या है? तो वर्ण जो हमारा है, ये क्या है? ये हमारा क्या है? ध्वनि का अंग है। क्या है? ध्वनि का अंग है। वर्ण क्या है? ध्वनि का अंग है। अब ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि का पर्यायवाची अगर हम कह लें आवाज, यानी कि जैसे हम कोई वर्ड बोल रहे हैं आपको, आ, का, तो ये ध्वनि हो गई। और अगर हम इसको सीधे लिखे दे रहे हैं, क्या? आ और ये का, तो इसको हमने लिखित रूप दे दिया। तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब और दूसरी चीज जान लेते हैं, क्या होता है कि ध्वनि जो है भाषा का मौखिक अंग है। क्या है? अगर हम ध्वनि को परिभाषित करें, क्या करें? ध्वनि को अगर हम परिभाषित करें तो क्या होता है? ध्वनि क्या है? क्या है ध्वनि? ध्वनि भाषा का मौखिक अंग है। क्या है? ध्वनि क्या है? भाषा का मौखिक अंग है ना। क्या है? ध्वनि भाषा का मौखिक अंग है। ठीक है, अब सवाल कैसे आते हैं? जैसे इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग पीछे बैक करके फिर अपने स्क्रीनशॉट वगैरह जैसा भी जो करना हो कर लीजिएगा। हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, सवाल कैसे आते हैं? पहला सवाल आपका ये रहेगा कि भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है? एक सवाल ऐसे आता है। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि भाषा का मौखिक सबसे छोटा इकाई या छोटा अंग कौन सा है, और फिर पूछता है आपकी कि अर्थ के अनुसार
भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है। फिर एक से सवाल आपसे पूछता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग भाषा का कौन सा है। तो ऐसे सवाल आते हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो हम उन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे। तो क्या है कि भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग, ठीक है, क्या होगा आप सोचिए। ठीक है, दूसरा आता है कि भाषा का लिखित, क्या होता है, भाषा का लिखित सबसे छोटा अंग। ठीक, तीसरा सवाल आपसे पूछेगा कि भाषा का सबसे छोटा अंग। और ये काफी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन आते नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चीजें क्या है, कुछ चीजें शर्त देखनी है बस, ठीक है। भाषा का सबसे छोटा अंग अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग। ठीक, और सबसे लास्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, यहां लिख देते हैं, शायद नीचे दिखे ना। तो ये आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और यहां हम कर देते हैं नंबर 5। नंबर 5 आपका जो सवाल पूछेगा इससे, तो पूछेगा भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम जानते हैं क्या है। हमने बोला कि भाषा और या व्याकरण, इनके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ड से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, शब्द लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार की, और जब वर्ण विचार की बात कर रहे हैं तो हम चर्चा किसकी करेंगे, वर्ण की करेंगे, है ना। तो वर्ण में हमने बताया कि वर्ण क्या है, तो वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है, ठीक है, और ध्वनि क्या है, वो भाषा का मौखिक अंग है ना। तो अब ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे कई एग्जामों में कि क्वेश्चन जब वर्ड से आता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है ना। पूछते हैं कि भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है, भाषा अर्थ के अनुसार अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है, भाव या भावार्थ के, मतलब ये जितने क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, लिखे हैं, तो ऐसे ही फॉर्म में मतलब आते हैं क्वेश्चन। लेकिन हमको जब सारी चीजें जानकारी नहीं रहती है तो हम लोग क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं, है ना, कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको दोबारा ऐसी गलतियां होंगी आपसे। तो देखिए भाव, इसको पहले क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग क्या है। हमने कहा है कि ध्वनि क्या है, भाषा का मौखिक अंग है। और तो इस आधार पर सबसे छोटा अंग मौखिक अगर पूछ रहा है, अगर आपके शर्त दे रहा है, आपको शर्त दे रहा है क्या, मौखिक, आपको शर्त दे रहा है मौखिक, तो भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग होता है क्या दोस्तों, ध्वनि। क्या होता है, ध्वनि। अगर आपको शर्त दिख रही है, अगर शर्त नहीं दिए है तो आगे वो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है बिना शर्त के, उसका जवाब क्या है उसको भी आप देख लीजिए। बिल्कुल आप पहले से सब चीजें जानते हैं, मुझे पता है, और मैं ये भी जान रहा हूं कि जो मैं भी आगे जो क्वेश्चन बचे हैं उनका आंसर आप अपने दिमाग में सोच चुके होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए आप। दूसरा सवाल क्या है कि भाषा का लिखित सबसे छोटा अंग, क्या, भाषा का लिखित सबसे छोटा अंग। और हमने पीछे भी आपको समझाया, क्या समझाया, कि अगर हम का, खा, गा, आ बोल रहे हैं तो ये हमारा ध्वनि है, और उसको अगर हम लिख दे रहे हैं तो वही हमारा क्या हो गया, वर्ड हो गया।
तो भाषा का लिखित सबसे छोटा अंग क्या है जी, बताइए क्या है? वर्ण, है ना। भाषा का लिखित सबसे छोटा अंग क्या है? वर्ण। तो हमारा ये हो गया वर्ण। भाषा का लिखित सबसे छोटा अंग वर्ण। यहाँ पे शर्त क्या दे रहा है? लिखित दे रहा है। यहाँ पे लिखित दे रहा है और यहाँ पे मौखिक दे रहा है। सवाल सेम है, देखा जाए तो सवाल सेम है, लेकिन बस शर्त में ध्यान दे लीजिए कि सवाल में जो पूछा जा रहा है उसमें कोई शर्त तो नहीं दिए हैं, और अगर शर्त दिए है तो शर्त के अनुसार फिर आंसर दीजिए आप। तो भाषा का लिखित सबसे छोटा अंग वर्ण होगा। अब आते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल हम देखते हैं कि इसमें हमको कोई शर्त नजर नहीं आ रही है। आप भी देख लीजिए कि आपको शर्त नजर आ रही है। इसमें सीधे सीधे पूछ रहा है कि भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है। इसमें हमको कोई शर्त नहीं दिख रही है। अगर आपको शर्त दिख रही है तो आप हमें बताएं, नहीं दिख रही है तो जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा कि भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण होगा। अब हम आपको बता दें कि लिखित दे रहा है तो वर्ण है, और शर्त नहीं दे रहा है तो भी वर्ण है, और अगर मौखिक शर्त रख रहा है तो ध्वनि है। सवाल किसी भी तरह से आ जाए आपके पेपर में, ज्यादातर सवाल आता है भाषा का सबसे छोटा अंग। वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शब्द भी हो सकता है, वाक्य भी हो सकता है, वर्ड भी हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है ना, सबको हो जाती है। और जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो और ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण हो गया। अब हम जानते हैं चौथे सवाल। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग किसका? भाषा का। भाषा का सबसे छोटा अंग, अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा। अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा अच्छे से, है ना, गर्मी बहुत है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा, एक सेकंड रुकिए। जी, अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा। अब हम यहाँ जानते हैं, हमने अभी आपको पीछे बताया कि भाषा हो या व्याकरण हो, कितने अंग हैं इनके? 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। हम बात कर रहे हैं वर्ण की, है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग क्या होगा, तो हम आपको अगर यहाँ पे लिखें वर्ण, शब्द और वाक्य, तो हम ये मतलब ये ऑप्शन है आपके, एक ऑप्शन कोई और सोच लीजिए। ये 3 ऑप्शन दिए, सवाल है कि अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है। ये आपका सवाल है और ये आपके ऑप्शन है, ये आपके विकल्प हैं। अब हम विकल्प देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने वर्ड को काट देना है। क्यों? क्योंकि वर्ड का कोई अर्थ नहीं होता। कि होता है? नहीं होता। जी बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप लोग कि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, तो हम सीधे सीधे इसको खत्म कर दे रहे हैं। अब वर्ड खत्म हो गया। हमें पता है कि शब्द और वाक्य कितने बचे? 2। कौन कौन से? शब्द और वाक्य, ये 2 चीज बची। अब शब्द का भी अर्थ होता है और वाक्य का भी अर्थ होता है ना। अब इन 2 में हमारा आंसर है इस सवाल का कि अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो इस सवाल का आंसर इन 2 विकल्प में है, क्योंकि दोनों का अर्थ, शब्द का भी अर्थ है और वाक्य का भी अर्थ है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग। तो अब आप मुझे बताइए कि भाषा का, अगर अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग पूछ रहा है और शब्द का भी अर्थ होता है और वाक्य का भी अर्थ होता है, तो यहाँ पे शब्द छोटा है कि वाक्य छोटा है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। और जो आप सोच रहे हैं वही आपका आंसर है। तो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ठीक, अब हम लास्ट सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। इसमें क्या कह रहे हैं? भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि देखिए, वर्ण तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी हम 3 ऑप्शन मान लेते हैं, है ना। 3 विकल्प हम इसमें भी मान लेते हैं दोस्तों। तो वर्ण तो हमने खत्म कर दिया। शब्द हमारा किससे था? अर्थ के आधार पर। वाक्य भी अर्थ है, सब चीजें छोटी चीजें। लेकिन हम कह रहे भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ। अब हम बताते हैं आपको कि जब हम हाई स्कूल या कक्षा 6, 7, 8 में हम लोग लिखते रहे हैं
कोई जैसे कि छंद दिया है, दोहा दिया है, कुछ भी दिया है और उसका व्याख्या करना होता था और अंत में हम लिखते थे भाव या भावार्थ या अर्थात करके लिखते थे, यानी कि ऐसा अर्थ लिखते थे हम जो उस छंद या दोहा में छुपा हुआ रहता था और उसका हमको मतलब वो संदर्भ से व्याख्या करने के बाद हमको भाव या भावार्थ लिखना होता था, जो मतलब कैसे करके कि मतलब हम इसको पढ़ के हमने क्या समझा, ये इस लेख का हमारे लिए क्या मतलब था, तो वही भाव या भावार्थ है। तो भाव या भावार्थ शब्द में नहीं वाक्य में समझ में आएगा, है ना। तो इस तरह से भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाक्य। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि भाषा हमने चालू किया है वर्ण विचार, और वर्ण विचार का मतलब कि वर्ण से संबंधित है। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि क्या है, भाषा का मौखिक अंग है। क्या है, ध्वनि क्या है, भाषा का मौखिक अंग है। फिर हमने जाना कि भाषा हो या व्याकरण हो, तीनों के तीन लड़के हैं, या कह लीजिए आप कि तीन भाई हैं। भाषा और व्याकरण के तीन भाई हैं, या आप ये कह लीजिए कि भाषा क्या है, माता है और ये पिताजी हैं और इनके तीन बच्चे हैं जिनका नाम है वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, ये भाषा की बात हो चाहे व्याकरण की बात हो, उनके तीन ही अंग हैं। इसके बाद हमने देखा कि सवाल कैसे पूछता है वर्ण वाले से, ज़्यादातर ऐसे सवाल आते हैं वर्ण से और हर एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो पहला सवाल था कि भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग क्या है, तो ध्वनि है। अगर भाषा का लिखित सबसे छोटा अंग पूछ रहा है तो दोस्तों क्या है, वर्ण है। अगर कोई शर्त नहीं दे रहा, देखिए यहाँ पे भाषा का मौखिक शर्त रख दिया है और यहाँ पे लिखित शर्त रख दिया है, तो दोनों के आंसर में हम देख रहे हैं कि अंतर है। उसका आंसर अलग आ रहा है, उसका उत्तर अलग आ रहा है, इसका उत्तर अलग आ रहा है। लेकिन अगर कोई शर्त नहीं दिए हैं किसी भी प्रकार का, ना अर्थ, ना भाव, ना भावार्थ, न लिखित, ना मौखिक, किसी भी प्रकार की शर्त नहीं दी है अगर, तो फिर क्या होगा, सबसे छोटा अंग भाषा का वर्ण ही होगा। तो तीसरा सवाल था कि भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो वर्ण है। चौथा सवाल था कि अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो हम जानते हैं कि वर्ण का कोई अर्थ नहीं है, शब्द और वाक्य का अर्थ है, लेकिन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटा अंग हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपका शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पूछ रहे हैं कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग, तो हमारा यहाँ पे वाक्य हो जाएगा। और हमने भाव और भावार्थ आपको समझा दिए क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसा क्या करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो ये चीज़ें थी आज की क्लास में और काफ़ी दिनों के बाद हम आपके सामने आए हैं, तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग महसूस होने लगती होगी। तो अभी धीरे धीरे करके आप देखिए, भी इसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे मेरे पास सुविधाएं आती जाएंगी तो मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। अभी मेरे पास सुविधाओं का अभाव है, जितना है मेरे पास उतने में मैं कर रहा हूं। तो आज मैं यही वीडियो को रोक रहा हूं अपना, और मिलते हैं इसके आगे कल। और इसको आप अच्छे से समझिएगा और जो जैसा जिसका जो विचार हो बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।